शादी के बाद जो मैरिड लाइफ थी वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, काफ़ी स्ट्रगल वहाँ मिला। एक्चुअली मैरिज से पहले ही मेरे साथ कुछ इस तरीके से मुझे सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए थे कि मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन जब वहाँ उतार चढ़ाव व परेशानियाँ आनी शुरू हुई, इन लॉज़ के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी, तब मुझे समझ में आया कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। किसी भी काम को करते समय मन केवल उसी काम पर केंद्रित होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं PSSM में। दोस्तों, ये कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म उन सभी मास्टर्स के लिए है जिन्होंने ध्यान को अपनाया है। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ नजफगढ़ से मौजूद हैं कविता जी। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी, हम सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरा नाम कविता है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ और मेरा सब्जेक्ट साइंस है। दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ, यहीं मैं पली बड़ी और बचपन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही काम, बिना किसी परेशानियों के और बहुत ही प्यार के साथ पेरेंट्स ने परवरिश की और बहुत अच्छा बीता। लेकिन शादी के बाद जो मैरिड लाइफ थी वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, काफ़ी स्ट्रगल वहाँ मिला और ध्यान में आने के बाद वो सब चीज़ें समझ में आई कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। जो प्रश्न अंदर चलते रहते थे उनके जवाब मिलने शुरू हुए और उसके बाद ज़िंदगी ने एक दूसरा ही रुख ले लिया। तो इस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई और ध्यान, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मैं कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन क्या ढूंढ रही थी ये मुझे नहीं पता था। ध्यान ने मुझे अपनाया। मैं तो चाहती थी कि मेरी लाइफ में कुछ आए, लेकिन क्या आए वो मुझे नहीं पता था। मैं बुक शॉप्स पे जाती थी, किताबें ढूंढती थी, अंदर से कुछ कॉलिंग आ रही थी कि कुछ चाहिए। क्या चाहिए ये नहीं पता था। ये पता चला जब ट्रांसफ़र होके गोइला खुर्द स्कूल में आई और हमारी प्रिंसिपल मैम कमलजीत कौर, उनके कांटेक्ट में जब मैं आई तो समझ आया कि जो मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से वो तो यही प्लेटफॉर्म था, यही ध्यान था। और तो ध्यान को मैंने नहीं अपनाया, ध्यान ने मुझे अपना लिया और उसके बाद तो फिर ये सिलसिला रुका ही नहीं। और इस बात को कितना समय हो गया मैम? 2019 में मैंने गोइला खुर्द में ज्वाइन किया और तभी से ये प्रोसेस चल रहा है। वो पहला दिन या वो पहला इंसिडेंस याद है जब ये हुआ, जब ध्यान के बारे में आपको पता चला और आपने डिस्कस किया? जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे को फर्स्ट या सेकंड डे ही हुआ था स्कूल में ज्वाइन किया हुआ। तो मैम, प्रिंसिपल मैम जो है वो असेंबली में डेली मेडिटेशन कराती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो के बारे में बताया कि एक वीडियो है, आप वो देख लो और उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने वो वीडियो देखा लेकिन उससे कुछ खास क्लैरिटी नहीं मिली। वो चलता रहा हफ्ते तक। उसके हफ्ते बाद ही हमारे स्कूल में एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बना और एक्चुअली मैम चाह रही थी कि हमारा एक गार्ड रूम है उसके ऊपर पिरामिड रखा जाए। तब तक मैं पिरामिड के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना एहसास हुआ कि वो जिस दिन वो पिरामिड का स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ और मैं जब उसके आसपास से निकलती थी तो मेरे अंदर हलचल मचती थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और वो पहला स्टेप था कि वो एनर्जी मुझे खींच रही थी। उसके बाद वो पिरामिड तैयार हुआ। उस पिरामिड में बैठ के जो मैंने डे 1 ध्यान किया वो एक लाइफ चेंजिंग एपिसोड मेरे लिए बन गया और उसमें मेरी वो सारी उलझनें सुलझ गई जिनके प्रश्नों के उत्तर मैं ढूंढा करती थी बाहर ही। मुझे समझ आया कि सब कुछ अंदर ही है, भीतर ही प्रश्न है तो उत्तर भी भीतर ही है। तो इस तरीके से वो जर्नी आगे बढ़ने लगी। फिर तो ऐसा लगा कि बहुत देर कर दी मैंने इसे ढूंढने में या इसने मेरी ज़िंदगी में प्रवेश करने में। काश पहले मिल जाता तो इतना परेशान ना होती। और इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए, मतलब अब जो भी मिलता था उसी को बोलती थी कि ध्यान करो, ध्यान करो। क्योंकि जो परेशानी का अनुभव, जो स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में झेला था, मैं चाहती थी कि कोई उसको ना झेले, सब ध्यान को अपना ले। तो इस तरीके से
लाइफ में ध्यान आया। तो मैम जैसे ना मैं पहले भी जब भी मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा हर मास्टर से एक चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ कि क्या है कि बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे होते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अपना एक स्ट्रगल है, अपनी एक प्रॉब्लम, अपना एक सिचुएशन है जिसको वो फेस कर रहा है। जैसे आपने भी मुझे बताया कि आप भी ऐसे एक प्रॉब्लम में थे जब देयर वाज दिस सिचुएशन, आपके साथ एक प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बाद ध्यान कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो क्योंकि ज़रूरी होता है हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने आप को रिलेट करना उस चीज़ से ना कि क्या वो प्रॉब्लम है, तो क्या वो प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जी, एक्चुअली मेरी मैरिज हुई 2003 में, और उसके बाद एक्चुअली मैरिज से पहले ही मेरे साथ कुछ इस तरीके से मुझे सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए थे कि मुझे शादी नहीं करनी, और मैं अपने पेरेंट्स को भी यही बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ये पूरा करना है, तो शादी मेरी फ़िक्स हो गई और शादी हो गई। शादी होने के बाद भी मेरे अंदर से वो आवाज़ लगातार आती रही कि यहाँ परमानेंट नहीं रह सकती हो तुम। मतलब वो आवाज़ मुझे बार बार मेरा पीछा कर रही थी कि यहाँ टेम्परेरी फेज़ है, यहाँ सिर्फ टेम्परेरी आपको रहना है, आप परमानेंट यहाँ के लिए नहीं बने हो। तो धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को सबसाइड करना शुरू किया कि ये शायद मेरा माइंड बोल रहा है, क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी कि मैं मैरिज नहीं करूँगी। लेकिन जब वहाँ उतार चढ़ाव, वहाँ परेशानियाँ आनी शुरू हुई, इन लॉज़ के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी, और वो चीज़ें होने शुरू हुई, तो तब मुझे समझ में आया कि ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। और 2012 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। उसके बाद वो जो एपिसोड था उसने मेरे को बिल्कुल हिला दिया कि ये क्या रहा है। क्योंकि बचपन से ही मतलब मैं जब भी सोचती थी अपनी लाइफ को लेके या कुछ भी, तो एक अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे मेरी लाइफ कुछ अलग होगी। जैसे लोगों का नॉर्मल रूटीन लाइफ जो चलती है वो नहीं होगी, कुछ अलग होगा। अब क्या अलग होगा उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं थी। लेकिन जब हस्बैंड एक्सपायर हुए और वहाँ से मैं यहाँ आ गई, इन लॉज़ ने साथ छोड़ दिया, 2 बच्चे हैं मेरे, बड़ी बेटी और छोटा बेटा। तो वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि अलग तो मैंने चाहा था, लेकिन इस अलग का मतलब क्या है। मैंने कभी अपनी लाइफ में क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जो चीज़ जैसे मिली मैंने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सवाल फिर भी अंदर बहुत थे कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जो मेरे साथ ये सब सिचुएशन आई, क्योंकि मैंने ये सुना था कि हमें कर्मों का फल मिलता है। अब क्या कर्म किए होंगे, ऐसी कौन सी कहानी है जो हमारी समझ से बाहर है, हम क्यों झेल रहे हैं इतना। तो वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं मेरा पीछा करते रहे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं डे 1 पिरामिड में बैठी तो मुझे वो गाइडेंस मिली, डिवाइन बीइंग्स की वो गाइडेंस मुझे साफ साफ नज़र आई कि वो लोग गाइड कर रहे हैं मुझे, और वो कह रहे हैं कि अगर ये जर्नी इस तरीके से नहीं होती तो तुम ध्यान में नहीं आती। ये तुम्हारा खुद का लाइफ प्लान था कि इस तरीके से ही जाकर तुम्हें ध्यान में आना था, और तुम्हें काफ़ी लोगों को ध्यान में लाना है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो क्या क्या होता है। तो वहाँ से जब मैं उस पिरामिड से, वो आई थिंक हाफ एन आवर का वो ध्यान था, मैं जब बाहर निकली तो जो कविता अंदर गई थी वो कविता बाहर नहीं थी, बाहर कोई और ही था। और वहाँ से मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। काफ़ी, जैसा कि मैम अभी आप बता रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं भी बिल्कुल आपकी स्टोरी में थोड़ा सा बिल्कुल खो सी गई थी, क्योंकि आपने बताया कि ऑलरेडी एक वॉइस थी जो आपके अंदर से थी, और बहुत पहले से एक्चुअली, जब वो हुआ भी नहीं था, वो घटना हुई भी नहीं थी, जब उसके पहले से, उसके बाद से वो हुआ जो आपने सोचा था, नहीं सोचा था सॉरी, बट ये था कि हाँ इंट्यूशन आ रहा है करके। और फिर आज आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल के आज आप यहाँ बैठे हैं, ध्यान के माध्यम से आप जुड़े हैं, ध्यान में जुड़े हैं, और औरों तक भी ध्यान कहीं ना कहीं पहुँचा रहे हैं। तो एक अच्छा सा एक चला है आपका ना, एक कह सकते हैं एक बार टाइप का, कि ठीक है प्रॉब्लम्स आए, सोल्यूशन मिला, फिर मैं उसी सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रही हूँ, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ वो सोल्यूशन सबको मिले। एक अच्छा खासा आपने एक पाथ सेट किया है। तो बहुत ही मिक्स्ड कह सकते हैं आपका ये अभी तक का जर्नी चल रहा है। तो इसके बाद जब ध्यान आपके जीवन में अब आ गया है और अब आप
बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं ध्यान के माध्यम से हो गए, तो किस तरीके से ये ध्यान आप आपके आसपास जो लोग हैं, जैसे आपके परिवार में जो लोग हैं या फिर आपने बताया आपके बच्चे, तो क्या आप उनसे इसके बारे में ज़िक्र करती हैं और उनको समझा पाते हैं कि ध्यान क्या है? एक्चुअली मुझे कभी उनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो एनर्जी आपकी अपने आप काम करती है। पहले की कविता और आज ध्यान के बाद वाली कविता बिल्कुल डिफरेंट थी। तो वो उन्होंने खुद ही देखा, उन्होंने खुद ही ऑब्ज़र्व किया और वो खुद भी ध्यान करती हैं। बहुत बचपन से ही शायद जब उनका बचपन ही था, जब मैंने ध्यान शुरू किया, तो वो चेंज वो मेरे अंदर देख पा रहे थे। क्योंकि पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, इरिटेट रहती थी, परेशान रहती थी और जैसे बच्चों को बात बात पे डांट दिया करती थी। तो वो जब उन्होंने चेंज मेरे अंदर देखे तो उनका भी वो फेथ धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। और वो एनर्जी आपके थ्रू काम करती है तो वो सभी चीज़ों पे असर करती है। आपके घर का माहौल बदलता है, आपका सोचने का नज़रिया बदलता है, सिचुएशन वैसे ही रहती है, बस आपका वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो मैम, जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे हैं आपके जर्नी के बारे में, और बहुत एक बोल सकते जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चैलेंज से भरा हुआ था, लेकिन फिर मेडिटेशन आया, इंस्पिरेशन आया, और अब आप अच्छे से अपने जीवन को किसी न किसी तरह सेवा के भाव से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। जी। तो जैसे हम हर मास्टर से कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनसे पूछना चाहते हैं, तो आपसे सवाल जो मैं लेना चाहूँगी पत्री जी को लेकर वो ये है कि क्या आपको पत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अगर हुआ है तो वो क्या अनुभव है, और वो क्या एनर्जी उस टाइम पे आपने फील किया उसके बारे में? जी मैम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली मेडिटेशन से तकरीबन 8-10 साल पहले मुझे एक सपना आया और उस सपने में मुझे पत्री जी दिखी थी। जब तक मैं जानती नहीं थी कि ये कौन है, और मुझे फेसेस याद नहीं रहते। अगर मैं किसी इंसान से 1 या 2 बार मिलती हूँ तो मुझे चेहरा याद नहीं रहता, लेकिन मैं आँखों को भूलती नहीं हूँ। तो मुझे पत्री जी का वो फेस तो पूरा याद नहीं था ड्रीम वाला, लेकिन मैंने उनको उनकी आँखों से पहचान लिया कि ये वही हैं। और वो आज वाले पत्री जी नहीं थे, वो उनका फेस वैसा ही था, बाल उनके काफ़ी बड़े बड़े थे और वो हिंदी बहुत ही अच्छी बोल रहे थे, प्योर हिंदी जिसे हम बोलते हैं, तो शुद्ध एकदम हिंदी भाषा बोल रहे थे। और उन्होंने मुझे कुछ मेरे आगे आने वाला जो चैलेंज से भरी मेरी लाइफ थी उसके बारे में उन्होंने मुझे इंडिकेशन दिया था कि और वो पूरा सिग्नल्स के रूप में था, क्लैरिटी उसमें नहीं था। तो वो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई जो कि मुझे मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद समझ में आई कि वो मुझे इसी चीज़ को लेके कुछ गाइडेंस देना चाह रहे थे कि ये चीज़ होने वाली है और उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन वो चीज़ मुझे मेडिटेशन में आने के बाद उस ड्रीम का मतलब समझ में आया और ये समझ में आया कि ये कौन है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में कमलजीत मैम ने हम लोगों को सर से मिलवाया जूम सेशन में। तो जूम सेशन में जब हमारी बातचीत हुई तो जूम सेशन से पहले उन्होंने मुझे मैगज़ीन में एक फ़ोटो दिखाई। उस फ़ोटो से मैंने उनको पहचाना कि ये वही हैं जो मुझे ड्रीम में दिखे थे। तो जब हम जूम सेशन में मिले तो मेरा उनसे पहला सवाल यही था, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो पत्री जी ने स्माइल किया और उसका कोई आंसर उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वो जो जितने भी टाइम मैंने उनके साथ जूम सेशन में इंटरेक्शन किया, बहुत छोटा टाइम पीरियड था, लेकिन वो एनर्जी मैं फील कर पा रही थी। उसके बाद वो एनर्जी का एहसास होना मुझे उनसे मिलने के बाद ही हुआ था कि एनर्जी क्या होती है। मतलब मैं खुश थी और बहुत एनर्जेटिक थी उनसे मिलने के बाद। मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो उसके बाद फिर मुझे श्रीनिवास सर के यहाँ, जैसे सर आते हैं यहाँ दिल्ली में, जब भी आते हैं तो उनके यहाँ रुकते हैं, तो वहाँ जाने का मौका मिला। तो सर से मेरी ऑफलाइन जो मुलाकात वहीं हुई पहली बार। और जाने से पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या बात करूँगी। तो फिर मेरे दिमाग में एकदम आया कि सर को से तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो माइंड रीड करते हैं और शायद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक गुरु के रूप में उन्हें अपनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, क्योंकि जैसे हमने गुरुओं के बारे में सुना है कि ऐसा होता है वैसा होता है। हालांकि ड्रीम में मेरे को
वो पहले आ गया था, लेकिन फिर भी एक जो हमारा लॉजिकल माइंड चलता है हम उस हिसाब से थोड़ा सा, तो मैं सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रही थी कि क्या वो वाकई ऐसा होगा कि वो माइंड रीड कर पाएंगे, क्या वाकई उनके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो असली गुरु हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। और सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। जैसे ही मैं सर के सामने गई, सर मुझे एकटक देखते रहे, सर ने एक शब्द नहीं बोला और मैं काफ़ी टाइम तक तो उनकी आंखों में देखती रही, लेकिन फिर वो इतनी एनर्जी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मैं भी उसी कंडीशन में थी कि मुझे बोलना नहीं है, लेकिन फिर श्रीनिवास सर ने काफ़ी देर तक बोलते रहे कि मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मैंने उनके कहने पे शेयर किया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है मेडिटेशन में आने के बाद, वो सब चीज़ें, लेकिन वो सब मुझे ड्रामा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बोलने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें सब पता है, मैंने जो किया, मैंने जो नहीं किया, उन्हें वो सब पता है। तो एक तो मेरा ये सर के साथ एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मुझे करताल जाने का मौका मिला और वो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज था मेरे लिए। वहाँ सब सर के गले लग रहे थे। उस टाइम तक भी मैं उस मोड में थी कि हाँ गुरु हैं, तो मतलब इतना फेथ नहीं था। मुझे ये लगता था कि ठीक है हैं, पर उतना ज़्यादा वो एक खिंचाव नहीं था, वो अट्रैक्शन नहीं था, वो उतने आत्मा के साथ मैंने शायद अपनाया नहीं था, या मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। अब कुछ भी हो सकता है उसमें। तो जब हम वहाँ करताल पहुँचे तो सब सर के गले लग रहे थे। मैं दूर खड़ी थी और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी सर के पास। तो मैंने एक थॉट अपने दिमाग में लाया। मैंने कहा सर, अगर मेरा भी मन है कि मैं आपके गले लगूं, पर मैं इस भीड़ को चीर के आना नहीं चाहती। तो सर ने भीड़ को अपने आप हटाया और सर ने मुझे ऐसे इशारा किया कि आओ, और मैं लिटरली जाके सर के गले लग गई। वो मेरा एक्सपीरियंस जो था ना, उसने मेरा सारा नज़रिया ही गुरु को लेके बदल दिया। फिर तो मतलब वो मुझे अपने फादर, अपने लॉर्ड, अपने भगवान की तरह लगने लगे। तो ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर के साथ। और फिर तो मुलाकातें होती रही, बातचीत होती रही, और बच्चे भी साथ गए। बच्चों को लेकर भी उन्होंने जैसे मुझे ये कहा, अब ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, अब इनको छोड़ दो, अब ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं उस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब एक सिक्योर फीलिंग मुझे आने लगी कि मेरे पीछे कोई कुछ है, एनर्जी है, डिवाइन बीइंग्स हैं जो हमेशा मेरा सपोर्ट करेंगे। और वहाँ से एक सिक्योरिटी लाइफ में आनी शुरू हो गई। तो सर के साथ तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। सर ने तो बिल्कुल ही लाइफ को ऑफ ट्रैक थी तो उसको ट्रैक पे ले आए। सर के साथ तो इस तरीके का एक्सपीरियंस हुआ। और अभी भी सर फिज़िकल फॉर्म में बेशक नहीं है, पर मुझे आभास होता है कि सर साथ हैं। जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ, जब भी मैं पुकारती हूँ, तो ऐसा लगता है कि आ गई हैं, और कोई ऐसी डर वाली, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सर यहीं हैं। तो सर के साथ तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जी, तो मैम जैसा कि अभी आपने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया पत्री जी के साथ, और आपके जीवन में बहुत कुछ जो है इतने से वक्त में मुझे अभी समझ में आया और देखने को मिला और सीखने को भी मिला है। लेकिन वो चीज़ है जो आपने सीखा है ध्यान से इतने समय होने के बाद, वो जानना चाहूँगी। मैम, मेडिटेशन सब करती हैं, ध्यान सबको पता है, और बहुत सारे मास्टर्स हैं जो मेडिटेट करती हैं, 20-20 साल, 25-25 साल उनको मेडिटेशन करते हुए हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ जो सीखी कि सिर्फ ध्यान ही नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है, खुली आंखों से भी ध्यान। वो अवेयरनेस में आपको किस तरीके से रहना है। ध्यान हमें सिखाता है अवेयरनेस। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठे रहो और आपकी लाइफ अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको हर पल अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपने अंदर उस ध्यान को केंद्रित करना है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि ये मैंने ऑब्ज़र्व किया जब मैं करताल गई, तो वहाँ मुझे बबीता जी मिली। किरण मैम हमारे स्कूल में हैं, तो वो उनके सिस्टर हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ध्यान तो मैं कर रही थी, लेकिन बंद आँखों से ध्यान कर रही थी। उनसे मैंने सीखा कैसे खुली आँखों से ध्यान किया जाता है। उन्होंने हर एक इंसिडेंट से मुझे रिलेट करके बताया कि हम
खुली आंखों से कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे हम अपने ऊपर 24 घंटे हम अपने आप को देख सकते हैं, एक दृष्टा बन सकते हैं, कैसे हम अपने आसपास के सराउंडिंग में रह के भी उनसे कट ऑफ रह सकते हैं। तो वो चीज़ें जब मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करनी शुरू की, उतारनी शुरू की, तो उससे मैंने बहुत चेंज फील किया। उससे पहले सिर्फ मैं आंख बंद करके ध्यान करना ही जानती थी। तो वो एक बहुत ही मैं कहूँगी कि एक अच्छा एपिसोड था मेरे लिए, एक लाइफ चेंजिंग एपिसोड था, जिसने मतलब मेरी लाइफ को एक नई दिशा दी। तो जब भी सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस होते हैं, अगर आप अवेयर रहते हो, अगर आप उसको एक्सेप्टेंस वाले मोड में रहते हैं, तो वो सिचुएशन आती है और अपने आप चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते या परेशानियां नहीं आती, लेकिन हमें अवेयर रह के उन परेशानियों को सॉर्ट आउट करना है। और ये अवेयरनेस मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी बार इस अवेयरनेस को ला कर और उन चैलेंजेस नहीं बनने दिया। वो सिचुएशन को उसी टाइम अगर थोड़ा सा कामली या थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ हैंडल कर लिया जाए तो बहुत चीज़ें आई थिंक सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। एक नोन है, उनके साथ मेरा एक थोड़ी सी बहसबाजी या थोड़ी कहा सुनी हो गई, और वहाँ मैंने उनको एकदम से रिएक्ट करके मैंने भी कुछ बोल दिया। तो उस टाइम पर मेरा ये खुद पे काम चल रहा था और मैं उस टाइम अवेयर नहीं रह पाई, तो वो चीज़ें हो गई। लेकिन पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही, पूरा दिन मेरे अंदर उथल पुथल मची गई और अंदर से जैसे कॉलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ हुई है। अब क्या गड़बड़ हुई है, हालांकि स्टार्ट उनकी तरफ से हुआ था। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने रिस्पॉन्स करने के बजाय रिएक्ट कर दिया। मुझे वो चीज़ समझ आई जब मैं खुद से कनेक्ट हुई, और जब वो मुझे नेक्स्ट डे मिली तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं उनके गले लग गई। और गले लग के और मैंने उनको थैंक यू बोला। तो वो शॉक थी कि ये क्या हुआ, कि कल तो हमारी ऐसे झगड़ा टाइप छोटा सा हो गया था और आज अचानक से ये इसको क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये थैंक यू किस लिए। तो मैंने कहा कि मुझे कल आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उन्होंने कहा कि कैसे। वो ध्यान नहीं करती हैं और इतना ज़्यादा मेडिटेशन में नहीं है, पर हाँ वो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब चीज़ें हैं। और वो चीज़ मैं समझ पा रही थी कि वो शायद सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें उन्होंने भी कुछ बोला और मैंने भी कुछ बोला। लेकिन अगर मैं मेडिटेशन से पहले वाली होती तो शायद मैं कभी उनको सॉरी नहीं बोलती, कभी उनको थैंक यू भी नहीं बोलती, क्योंकि वो हमारा ईगो कहीं ना कहीं आगे रहता है कि मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। गलती एक्चुअली मेरी थी भी नहीं, लेकिन वहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला, मुझे उस चीज़ के लिए उनको थैंक्स करना था। और जैसे ही मैंने उनको थैंक्स किया तो उन्होंने एकदम मुझे कहा सॉरी। तो मैंने कहा आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग मैंने की। तो मैंने ये देखा कि जब हम एक कदम पीछे हटते हैं तो सामने वाले को भी पता चलता है कि उसने कहाँ गलती की। हम सामने वाले की गलती ना दिखा के हम अगर अपनी तरफ ध्यान रख दें तो मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और अब मेरा उनके साथ रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मतलब बातचीत बेशक ना हो, लेकिन वो आई टू आई कॉन्टेक्ट में वो चीज़ें फील होती हैं कि कैसे मतलब क्या बॉन्ड है आपका सामने वाले के साथ। जी मैम, जैसे कि हमने शो की शुरुआत में ही कहा था कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो अगर अपना पूरा अटेंशन, पूरा अवेयरनेस अगर आप उस चीज़ पे देते हो तो वो अपने आप से अपनी जगह पर फॉल करेगा, अपने आप से अपना रास्ता बनाएगा, हम कह सकते हैं। तो आपने अपनी जो जर्नी हमारे साथ शेयर की, और आपकी जर्नी एक मिक्स्ड कह सकते हैं जर्नी, जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी, क्योंकि आपकी जर्नी से आप अपने आप को अवेयरनेस के स्टेट में ला पाए हो। आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी बीच में कि मैं ध्यान तो करती हूँ, मैं बंद आंखों से ध्यान करती हूँ, लेकिन मुझे खुली आंखों से ध्यान करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा स्टेट हो जाएगा आपके अवेयरनेस का जहाँ मेडिटेशन आपके अंदर उतर चुका है पूरे तरीके से। तो आपने अपनी जो जर्नी हमारे साथ शेयर की और अपनी इतनी खूबसूरत बातें आपने अपने में बताई, उन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ कविता जी। मैम ने हमें बताया कि उन्होंने ध्यान से अवेयरनेस को अपनाया। ऐसे ही हर ध्यानी कुछ न कुछ सीखता है, तो इसीलिए आप भी आज ही से ध्यान शुरू कीजिए और अपने जीवन में ध्यान को उतारिए। ऐसे ही और ध्यानियों की, मास्टर्स की कहानी मैं आप तक लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी।
बदले जीवन।